क्वेश्चन हमने दृश्य श्रव्य साधनों के बारे में अपन देख रहे थे। इसमें पिछले क्लास में अपन ने श्रव्य साधनों के बारे में देखा था, उसके बाद में अपन ने दृश्य साधन, दृश्य साधन इनके बारे में अपन ने देखा था। कई प्रकार के इसमें बताए थे मैंने आपको। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल इसके रह गए थे दृश्य साधन के, जिसके अंदर कई एग्जाम्पल्स जैसे कि अपन ने नॉन प्रोजेक्टेड देखा था। इस नॉन प्रोजेक्टेड में कौन कौन से देखा था? एक तो पोस्टर देखा था। पोस्टर के अलावा पोस्टर किस किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी लंबाई किस प्रकार होती है। प्लेस कार्ड अपन ने देखा था, सही है। इसके बाद में चार्ट देखे थे अपने अलग अलग प्रकार के। छड़ चित्र, जिसमें छड़ चित्र दो प्रकार के बताए थे, बहुछड़ी चार्ट और विभाजित छड़ चार्ट। इसके अलावा गोलाकार चित्र, इसके बारे में गोलाकार चित्र के बारे में देखा था। उसके बाद में फ्लिप चार्ट, ये एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे। इसके बाद में आता है फोटोग्राफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका फोटोग्राफ। फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ आप लोग सब जानते हो फोटोग्राफ क्या होता है। उसके अंदर रंगीन चित्र होता है किसी भी चीज़ के बारे में, और उसको विभिन्न अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं उनमें इसको उपयोग किया जाता है, सही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पट्ट बोर्ड। अगला एग्जाम्पल कौन सा हो गया? पट्ट बोर्ड। जैसे कि ये जो बोर्ड है ये पट्ट बोर्ड के रूप में आता है। जैसे कि इसमें ब्लैक बोर्ड आता है, वाइट बोर्ड आता है, वो सब किसमें आते हैं? पट्ट बोर्ड के अंदर। पट्ट बोर्ड के कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि चाक बोर्ड, जिसमें चाक का उपयोग किया जाता था पहले, लेकिन आजकल ऐसे बोर्ड्स जो होते हैं वो नई नई टेक्निक की वजह से धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें आता है सूचना पट्ट। सूचना पट्ट या इसको बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। बुलेटिन बोर्ड भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सूचनाएं चिपकाई जाती है, ताकि जो भी स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हो, तो अलग अलग जो सूचनाएं होती है स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए इस बोर्ड के ऊपर चिपका दी जाती है, सही है। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी जानकारी इसमें देख सकते हैं और उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सही है। इसके बाद में आता है चुंबकीय बोर्ड। चुंबकीय बोर्ड सबसे आधुनिक बोर्ड जो होते हैं वो चुंबकीय बोर्ड है। इसके अलावा चाक बोर्ड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इसके अलावा एक है काला चाक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इसके अंदर आता है, व्हाइट बोर्ड हो गया। इसके अलावा रोलर बोर्ड, रोलर बोर्ड जिसको समेट कर रोल करके किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड के बाद में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपने देखा होगा, कई दुकानें जो होती है उनके ऊपर किसी भी चीज़ के ऐड के लिए, किसी भी कंपनी के प्रचार के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया जाता है, जो रात की रोशनी के अंदर लाइट की वजह से चमकता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक बोर्ड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडल। किसी भी बड़ी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता है, तो उसका क्या किया जाता है? मॉडल बनाकर वहां पे रख दिया जाता है, सही है। या अपन कह सकते हैं किसी भी ऐसी चीज जो अभी इस दुनिया में कोई सजीव जो है वो इस दुनिया में नहीं है, सही है। कोई पहले, या मानव की बात करें या किसी जीव की बात करें, तो वो पहले था अब नहीं है, तो उसका मॉडल बना के लोगों को समझाने के लिए उसका मॉडल बना दिया जाता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, सही। तो ये इसमें मॉडल हो गया। और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ये सारे क्या है? ये दृश्य साधन है, जिनको देख के इनके बारे में पता लगाया जा सकता है, या अपन कह सकते हैं इनकी कंपनी के बारे में या इसके प्रचार के बारे में, इसके कार्यक्रम के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। खिलौने जैसे कि कई प्रकार से खिलौने हो सकते हैं, मुर्रा गाय के खिलौने या सूरती भैंस के खिलौने, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं और उसको रख दिया जाता है। उसके जो उसके लक्षण होते हैं वो कुछ कुछ लक्षण उस खिलौने के अंदर प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, सही है। तो ये हो गए मिट्टी के खिलौने।
ये एग्जाम्पल किसकी होगी? दृश्य साधन की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट आता है इसमें श्रव्य दृश्य साधन, या इसको बोल सकते हैं दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड जिसके अंदर देखा भी जा सकता है और साथ में सुना भी जा सकता है। जैसे पहला इसका अपन बात करते हैं प्रोजेक्टेड, जिसमें पहला एग्जांपल है सिनेमा। पहले के ज़माने में कोई मूवी देखने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होती है, किसी भी कार्यक्रम के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, जैसे कि गाँव के अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है पशुपालन को लेकर, कि कौन सी पशुपालन जो होता है वो ज़्यादा लाभकारी होता है, कौन सा नुकसानदायक होता है। तो इस चीज़ के बारे में सिनेमाघरों में ऐसे चलाई जाती है, रील्स चलाई जाती है, जिनमें लोग देख के सुन के उसके बारे में पता कर सकते हैं। आजकल टीवी एलईडी आने की वजह से सिनेमा धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। एलईडी एलसीडी ऐसी तकनीक आने की वजह से सारा जो कार्यक्रम होता है वो इनके ऊपर ही देख लिया जाता है, जिस वजह से सिनेमाघर जो होते हैं या सिनेमा जो होता है धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल टेलीविज़न। टेलीविज़न या तथा वीडियो, टेलीविज़न तथा वीडियो, टेलीविज़न तथा वीडियो। आप लोग जानते हो टेलीविज़न तथा वीडियो क्या होता है। अब आजकल एलसीडी और एलईडी आने की वजह से इनको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है, क्योंकि एलईडी जो होती है उसमें चित्र होते हैं, साफ दिखाई देते हैं, आवाज़ अच्छी सुनाई देती है, जिस वजह से टेलीविज़न और जो अलग अलग वीडियोज़ जो होते हैं उनको धीरे धीरे लोग देखना कम पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड। इसके अंदर पहला एग्जाम्पल हो गया ड्रामा। जैसे कि पहले स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे कोई कार्यक्रम होता था उसमें ड्रामा करते थे, नाटक करते थे, कोई चीज़ समझाने के लिए, लोगों को कोई चीज़ समझाने के लिए वो ड्रामा करते थे या नाटक करते थे। वो सारा किसके अंदर आता है? नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर, जिसके अंदर क्या होता था, लोग अभिनय भी करते थे साथ में और उसके साथ साथ बोलते भी थे, आवाज़ भी निकालते थे, इसलिए इसको इसमें रखा जाता है ऑडियो विजुअल एड। और नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कि इसके अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड कहा जाता है। इसके लिए कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि इसका जो मंच जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, ताकि जो भी अभिनय कार्यकर्ता हैं जो है उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसके अलावा कोई औरत का अगर रोल कर रहा है तो उसकी आवाज़ पतली होनी चाहिए, ऐसा लड़का जो होता है रोल करे। भाषा जो होती है स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, उसका नाटक जो होता है स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिसके लोगों को अच्छे से उसको समझ आ सके। इसके बाद में आता है इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कठपुतली। कठपुतली आप लोगों ने देखी होगी पुराने ज़माने में, जब कोई ऐसे टीवी एलईडी वो चीज़ें नहीं थी तो लोगों के कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए कठपुतली कार्यक्रम किया जाता था। आज भी जयपुर के अंदर जो जयगढ़ किला है उसके अंदर आज भी कठपुतली का कार्यक्रम चलाया जाता है। कठपुतली में क्या क्या किया जाता है, एक कपड़े की बनी इंसान जैसी मूर्ति होती है, उसको उसके हाथ पैर किसी दूसरे इंसान के द्वारा चलाए जाते हैं और साथ साथ उसमें वो जो बोलता है वो आवाज़ें भी आती रहती है। तो इसको कठपुतली, इसको अपन ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल है लोकगीत। किसी भी लोक देवता या किसी भी देवता के लिए गाए जाने वाला गीत, और साथ में क्या किया जाता है, उनका नृत्य भी किया जाता है। जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है गाँव के अंदर, डाणियों के अंदर आज भी होता है,
सत्संग जैसे प्रोग्राम आपने सुने होंगे, उसके अंदर लोकगीत भी गाया जाता है और साथ में क्या किया जाता है, उसके ऊपर नृत्य भी किया जाता है। तो लोकगीत ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑडियो विजुअल एड। तो ये आपका ऑडियो विजुअल एड का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक लेके आते हैं, पशुपालन की विभागीय योजना। इन ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे थ्योरी एग्जाम में भी आ जाते हैं। सही है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक इनका चार्ट बना लेना है, कोई भी जो ऑडियो एड्स है या विजुअल एड्स है या ऑडियो विजुअल एड्स है, तो उसके बारे में आपको चार्ट बना लेना है। और चार्ट के साथ साथ क्या करना है, उनके एग्जाम्पल भी साथ में लिख लेने हैं और वो आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है उसके अंदर आएगा, प्रैक्टिकल के टॉपिक में आएगा, और अगर प्रैक्टिकल में नहीं आता है तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो थ्योरी टॉपिक में भी आ जाते हैं। थ्योरी की एग्जाम होती है उसके अंदर भी आ जाते हैं। उसके अंदर आपको पूछ सकता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा ऑडियो विजुअल ऐड है या ऑडियो ऐड है या विजुअल ऐड है। इन चीज़ों के बारे में थ्योरी में भी कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका चार्ट बना लेना और चार्ट बनाने के साथ साथ उनको उस हिसाब से याद रखना। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो आपने कई सुने नहीं होंगे, हो सकता है वो पुराने ज़माने में चलते थे लेकिन आज नहीं चलते, लेकिन याद तो उनको भी रखना पड़ता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पशुपालन की विभागीय योजना। पशुपालन की विभागीय योजना इसके अंदर अपन पशुपालन के द्वारा अलग अलग योजनाएं जो चलाई जाती है विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग जो होता है उसके द्वारा गाँव में अलग अलग योजनाएं जो चलाई जाती है उनके बारे में अपन देखेंगे कि पशुपालन के बढ़ावे के लिए या उन्नत नस्ल उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सही है, या गाँव में पशुपालन के को प्रोत्साहित करने के लिए या देसी नस्ल के प्रोत्साहन के लिए जो पशुपालक जो होते हैं उनको क्या क्या लाभ दिया जाता है, उनके लाभ के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे पशुपालन की विभागीय योजनाएं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि 2007 से 2012 तक 2007 से 2012 तक पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले 2007 में कितनी थी, 2007 में पशुओं की संख्या थी 566.6 लाख। राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं अपन, प्रदेश के अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में 2007 से 2007 के अंदर कितनी थी 566.6 लाख, और ये बढ़कर 2012 के अंदर ये कितनी हो गई, 2012 के अंदर होगी 577.3 लाख। सही है, तो ये बढ़ोतरी कितनी परसेंट देखी गई है, ये 2007 से लेकर 2012 तक कितनी परसेंट बढ़ोतरी देखी गई है, इसके अंदर 1.89% पशुपालन के अंदर या पशुओं के अंदर वृद्धि देखी गई है। मतलब 2007 के अंदर पशुओं की संख्या कितनी थी, इसमें टोटल पशु आ गए। तो पालतू पशुओं की अगर बात करें, आवारा पशु इसके अंदर नहीं गिने जाएंगे, पालतू पशुओं की बात कर रहे हैं जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी, वो सब जो अवांछनीय पशु जो होते हैं, आवारा पशु जो होते हैं, वो उनकी संख्या इसके अंदर नहीं गिनी गई है, वो आपको ध्यान रखना है। तो 2007 के अंदर कितनी थी 566.6 और 2012 के अंदर कितनी हो गई 577.3 लाख, मतलब 1.89% तक की इसके अंदर बढ़ोतरी देखी गई है। अगर अपन ग्राफ के रूप में इसको देखें, सही है, तो उसमें अपन देखते हैं ये है, तो इसके अंदर ये जो है यहाँ पे 23.8%,
23.8%। ये किसकी संख्या है? कैटल की संख्या। टोटल 100% में से मान लो ये पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री, ये 100% अपन इसको मान लेते हैं। तो इसमें 100% में कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, या कितनी जो है गोट है, कितनी सीप है, वो सारे अपन इसके अंदर देखेंगे। तो ये जो आंकड़ा है ये 2012 के अनुसार है, सन 2012 के आंकड़ों के अनुसार ये अपन बात करेंगे इसकी। तो 23.8% मतलब 100% में से 23.8% केटल थी, 22.8% बफेलो। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने। सीप जो है वो है 15.73% सीप, 15.73% सीप, 37.53% गोट, जिसको निर्धन की गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? निर्धन की गाय। या अपन कह सकते हैं कि रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीक जिसको बोल सकते हैं, गोट, उसकी संख्या 37.53% थी। बाकी इसके अंदर अदर आ जाते हैं, ये बचा हुआ है, ये अदर आ जाते हैं। अदर में कितनी आती है? 1.19%। अब इस अदर के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं वो देखना। इस अदर के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? इसके अंदर आ गया सूअर, इसके अंदर आ गया ऊंट, खच्चर, घोड़े, गधे, सही है। ये सारे इसके अंदर आ गए। किसके अंदर? अदर के अंदर। अपन मेन बात कर रहे हैं, जैसे कि केटल सबसे ज़्यादा पाली जाती है, इसके बाद में बफेलो, और जो गोट है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है जनसंख्या में। सीप की बात करें तो सीप होती है वो 15.73% है। बाकी अदर के अंदर जैसे कि सूअर हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, घोड़ा, ऊँट, ये सब अदर के अंदर आते हैं। तो उनकी संख्या है 1.19%। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने, और ये आंकड़े जो है ये 2012 के अनुसार बताए गए। प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर 10%, टोटल भारत का 10% दूध उत्पादन है। भारत का 10% दूध उत्पादन राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। टोटल भारत का 10% दूध उत्पादन किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। और राजस्थान में कौन कौन सी दुधारू गायें जो होती है जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है, जैसे कि राठी हो गई, थारपारकर, गिर, इसके अलावा कांकरेज, हरियाणा होगी, और नागौरी। ये कैटल जो है वो दूध उत्पादन का काम करती है, जिनको मिल्क ब्रीड भी कहा जाता है, मतलब दूध उत्पादन करने वाली ब्रीड। और इन ब्रीड के द्वारा 10% दूध उत्पादन राजस्थान के अंदर किया जाता है टोटल इंडिया में। अब पशुधन विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं वो देखते हैं। पशुधन का विकास होता है, उसके उद्देश्य, पशुधन विकास कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पशुधन विकास के उद्देश्य, पशुधन विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो देसी नस्लों के अंदर आनुवंशिक सुधार करना। सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया? देसी नस्लों के अंदर आनुवंशिक सुधार करना। जैसे कि देसी नस्लें जो होती है वो मिल्क ब्रीड कम होती है, मतलब दूध का उत्पादन कम करती है। तो उनकी अगर आनुवंशिकता के अंदर अपन जीन के अंदर अगर कोई बदलाव कर देते हैं, सही है, किसी विदेशी गाय से अगर उसका संकर करवा के उसमें जीन के अंदर बदलाव कर देते हैं, तो मिल्क ब्रीड
बढ़ जाती है, या अपन कह सकते हैं कि दूध उत्पादन अच्छा देने लग जाती है। तो इसका पशुधन विकास का उद्देश्य क्या हो गया? चयनात्मक प्रजनन करना। चयनात्मक प्रजनन मैंने आपको एजीबी के अंदर पढ़ाया था कि चयनात्मक प्रजनन क्या होता है? किसी भी नर और पशु का चयन करके अच्छे नस्ल के या अच्छे जो लक्षण जिसके अंदर पाए जाते हैं, वांछित लक्षण, उनका चयन करके उनसे संतति प्राप्त करना, ये भी इसका उद्देश्य है। सही है। इसके अलावा उन्नत सांड और पशुपालन जो बछड़े होते हैं, उन्नत सांड और बछड़े जो होते हैं उनका पालन पोषण करना, अच्छे से उनका ध्यान रखना। या इसके अलावा उत्कृष्ट जर्म प्लाज्म प्रजनती, मतलब जो जर्म प्लाज्म के लिए अलग अलग केंद्र स्थापित करना, जहाँ पे जो सीमन जो होता है उनको स्टोर किया जा सके। इसके अलावा उत्कृष्ट देसी नस्लों का संरक्षण, यानी ऐसी देसी नस्लें जो अच्छा दूध उत्पादन करती है, जैसे कि गिर हो गया, राठी हो गई, ऐसी गायें जो अच्छा दूध उत्पादन करती है, तो उनके संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाते हैं। इस पशुपालन विभाग में या पशुधन विकास में उनके संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाते हैं और गौशालाओं का उन्नयन किया जाता है। नकारा या जो अवांछनीय जो पशु होते हैं उनका बंधियाकरण किया जाता है, सही है, ताकि जो अवांछनीय पशु होते हैं वो और ज़्यादा उत्पन्न न हो सके। नेक्स्ट आती है पशु प्रजनन नीति। पशु प्रजनन नीति, पशु प्रजनन नीति गाय और भैंस के लिए चलाई गई थी राजस्थान के अंदर, राज्य के अंदर गाय और भैंस के लिए, भैंस के विकास के लिए चलाई गई थी। इसको सबसे पहले 1998 में लागू किया गया था। ये जो नीति है पशु प्रजनन नीति जो होती है 1998 में इसको सबसे पहले चलाई गई थी, और इसको 2007 में इसके जो नियम हैं वो दोबारा चेंज किए गए थे। 2007 के अंदर इसके जो कुछ नियमों के अंदर बदलाव किया गया था। अब पशु प्रजनन नीति क्या है वो देखना। पशु प्रजनन नीति में क्या करते हैं? जर्म प्लाज्म का उन्नयन करते हैं, चयनात्मक प्रजनन के द्वारा जर्म प्लाज्म का उद्दीपन करना या उसके इसको स्टोर करना, सही है, तो वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देसी नस्लें जो होती है, जैसे कि गिर हो गई, राठी, हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज, मालवी, नागौरी नस्ल, इनको क्या किया जाता है? इनका चयनात्मक प्रजनन करवाया जाता है। इनकी नस्ल सुधार के लिए चयनात्मक प्रजनन करवाया जाता है, संकर प्रजनन करवाया जाता है, विदेशी नस्लों से प्रजनन करवाया जाता है और संकर संतति प्राप्त की जाती है। मतलब जिसको क्या बोला जाता है? इस संकरण को क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोला जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, पशु प्रजनन नीति के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब अपन देसी नस्ल का क्रॉस अगर विदेशी नस्ल से करवाते हैं, तो विदेशी नस्ल के जो लक्षण होते हैं वो 62.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कितने? 62.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि इसकी जो रेंज है वो 50 से 62.5% रखी गई है। इसकी जो रेंज है वो 50 से 62.5 रखी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बारंबार प्रजनन करवाते रहना चाहिए। बारंबार प्रजनन का क्या मतलब होता है? एक बार देसी गाय का जो क्रॉस है वो विदेशी गाय से विदेशी सांड से करवाना, उसके बाद में वापस जो अगला जो प्रजनन है वो देसी नस्ल से करवाना, फिर वापस से विदेशी नस्ल से करवाना, इसको बोला जाता है बारंबार संकरण। इसकी वजह से क्या होता है? देसी नस्ल के जो लक्षण होते हैं वो बने रहते हैं, वो विलुप्त नहीं होते। इसके अलावा दो प्रकार की इस प्रजनन नीति के अंदर दो प्रकार की नस्लें हैं, विदेशी नस्लें, जिनको राजस्थान के अंदर क्रॉस करवाया जाता है। सबसे पहले होलिस्टन HF जिसको बोला जाता है, होलिस्टन फिशर काउ, और इसके बाद में जर्सी। इन दो के जो सीमन जो होते हैं वो राजस्थान के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं अच्छी नस्ल सुधार के लिए। अगला आता है, इसके अंदर अगला पॉइंट आता है जो अवांछनीय पशु जो होते हैं, जो अपने आवारा पशु जिनको अपन बोल सकते हैं, तो उनका बंधियाकरण करना, कास्टेशन। कास्टेशन क्यों किया जाता है? कास्टेशन किया जाता है ताकि उनकी संख्या को कंट्रोल किया जा सके, उनकी संख्या और ज़्यादा न बढ़ सके। तो ये भी एक पशु प्रजनन नीति का कार्यक्रम का हिस्सा है। ये हो गई पशु प्रजनन नीति के पॉइंट है कुछ पशु प्रजनन नीति के।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रजनन सांड का चयन। प्रजनन सांड का चयन मतलब जिस सांड से या जिस नर से सीमन उत्पन्न करना है, सीमन का प्रोडक्शन करना होता है और उसके द्वारा सीमन केंद्र स्थापित किए जाते हैं, उस सीमन को गांव में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका चयन करना भी जरूरी होता है। उसका चयन किस प्रकार किया जाता है? उसका चयन पेडिग्री के आधार पर किया जाता है। मैंने आपको बताया था पेडिग्री के आधार पर कई प्रकार से इसका चयन कर सकते हैं। अपन ने एजीबी के अंदर ये सारे पढ़े थे कि एक तो पेडिग्री के आधार पर, पेडिग्री के आधार पर मतलब इसके जो पेरेंट्स कौन थे, माता पिता, दादा दादी या भाई बहन के आधार पर इसका जो होता है चयन किया जाता है। मुख्य रूप से इसके आधार पर, इसकी मदर के आधार पर यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर, इसकी मदर के या माता के दूध उत्पादन के आधार पर, माता के दुग्ध उत्पादन के आधार पर। माता के दुग्ध उत्पादन के आधार पर इसका चयन मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर, जिसको एक तो होती है वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू, एक होती है अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू। तो अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर भी इसका चयन किया जा सकता है। फिर उसकी संतति उत्पन्न होने के बाद इसकी ब्रीडिंग वैल्यू प्राप्त, वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू का पता कर लिया जाता है। और अगर अच्छी ब्रीडिंग वैल्यू आ रही है, मतलब एक्यूरेसी सही आ रही है, तो उसे जो नर है उसको आगे भी सीमन प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जा सकता है। अब यहाँ पे हो गया मादा के दूध उत्पादन के आधार पर। तो इसमें कई नस्ल अपन देखेंगे जिनका मिल्क प्रोडक्शन मिनिमम साल में 305 दिन तक वो दूध उत्पादन करती है। सही है, एक केटल जो होती है वो साल में 305 दिन तक मिल्क प्रोडक्शन करती है। सही है, तो एक अपन यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से नस्ल ऐसी है जिनका कितना दूध उत्पादन रहता है। मिनिमम दूध उत्पादन की बात करते हैं। इसके अलावा अगर उनको खान पान अच्छा हो, सही है, कंसंट्रेट उनको अच्छे से दिया जाए, तो वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, उनको बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अपन यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम मिल्क प्रोडक्शन। 305 दिन में न्यूनतम मिल्क प्रोडक्शन द्वारा इसके द्वारा ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं गिर की, गिर गाय जो है वो साल के अंदर 305 दिन दूध देती है और उसमें 2500 लीटर दूध उत्पादन करती है। 305 दिन के अंदर 2500 लीटर दूध का उत्पादन करती है। इसके बाद में आती है कांकरेज होती है 2000 लीटर प्रति वर्ष या प्रति लैक्टेशन इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आती है नागौरी, इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है 1000 लीटर। नेक्स्ट आती है थारपारकर, इसका होता है 2500 लीटर। नेक्स्ट आती है इसके अंदर होलिस्टन, इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? ये एचएफ गाय जो है वो है एचएफ गाय, इसका दूध उत्पादन कितना होता है? 4000 लीटर, यानी कि 365 दिन के अंदर 4000 लीटर दूध उत्पादन कर सकती है। मैंने भी बताया था जो होलिस्टन फिशर और जर्सी जो विदेशी गायें जो है वो दूध उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, या अपन कह सकते हैं कि दूध उत्पादन बहुत ही ज़्यादा करती है देसी नस्लों के बजाय। आपने देखा गिर, कांकरेज, नागौरी, थारपारकर, इनका मिल्क प्रोडक्शन 2500 से ज़्यादा नहीं है किसी का भी। सही है, तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो संकरण जो होता है, संकर प्रजनन जो होता है वो विदेशी गायों से करवाया जाता है, और जो संतति उत्पन्न होती है वो लगभग 2500 लेके 4000 के बीच में मिल्क प्रोडक्शन करती है। और भी कई गायें हैं, जैसे कि सूरती भैंस की बात करते हैं, उसका हो गया 2000 मिल्क प्रोडक्शन। हरियाणा, इसका होता है 2000 लीटर 305 दिन में। मालवी 1500 लीटर। लाठी 2500 लीटर। जर्सी
ये भी जर्सी जो है ये विदेशी नस्ल की गाय है, सही है। तो इसका प्रोडक्शन भी 4000 होता है, होलिस्टीन फ्रीजियन के लगभग बराबर ही होता है इसका। नेक्स्ट आती है मुर्रा, जिसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, गाय से भी ज़्यादा होता है, 3000 लीटर प्रति लैक्टेशन या प्रति 305 दिन के अंदर। तो ये इनका मिल्क प्रोडक्शन है, और इनके आधार पर ही अपन चूज करते हैं या चयन करते हैं किसका, प्रजनन सांड का, जिससे सीमन प्रोडक्शन करवाया जा सके। ऐसे सांड का जो चयन किया जाता है वो इनके मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर ही किया जाता है, ताकि जो संतति फीमेल संतति प्राप्त हो वो अधिक से अधिक क्या होती है, दूध उत्पादन करने वाली उत्पन्न हो। तो ये हो गया प्रजनन सांड का चयन करना, इनके आधार पर किया जाता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।